प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तू की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उसकी दास प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तू ने जो दास प्रथा के बारे में अपने विचार दिए, वह अपने आप में ये यूनिक विचार है। उस समय दासों को भी एक संपत्ति के रूप में माना जाता था। दास प्रथा को उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए, स्वयं दासों के लिए और ये प्रकृति के अनुकूल बताया है। अरस्तु ऐसे महान राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने दास प्रथा को न्यायोचित मानता था। उनका कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक सजीव साधन है और दास एक निर्जीव साधन है। इसलिए उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु राज्य और सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न के विचार करते हुए दासता पर विचार करते हैं और उन्होंने कहा कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है। यह मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध होने के कारण इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये विचार इनसे पहले के विचार हो, लेकिन अरस्तु ने इस संबंध में सोफिस्टों के जो विचार थे इनका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार की व्यवस्था के लिए, जो मैंने पहले बताया आपको, परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक है संपत्ति जो निर्जीव है और दूसरा है दास जो सजीव है। अरस्तु के अनुसार निम्न तर्कों के आधार पर हम दास प्रथा की औचित्यपूर्णता को बताते हैं। अरस्तु कहता है दास प्राकृतिक है। अरस्तु प्राकृतिक असमानता के आधार पर दासता का समर्थन करता है। अरस्तु का कहना है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से असमान होते हैं। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए जाते हैं। वह नहीं चाहते हुए भी सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से समान नहीं हो सकते। एक और बहुत अधिक बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करते हैं और निर्देशन और योग्यता रखते हैं। दूसरे ओर से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिहीन होते हैं, जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखता है। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति सेवक होते हैं। प्रथम वर्ग मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, द्वितीय वर्ग शारीरिक शक्ति का। पारिवारिक कार्यों के लिए इन दोनों का सम्मिलित आवश्यक होता है, इसलिए दासता प्राकृतिक है। इसलिए अरस्तु ने अपने जो दासता के बारे में जो सिद्धांत दिए, जो विचार दिए, जो दृष्टिकोण दिया, तो उसको उन्होंने औचित्यपूर्ण सही ठहराने के लिए प्रकृति का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर से ही असमानता है और उसको व्यक्ति और समाज और राज्य नहीं मिटा सकता। प्रकृति ने ही एक व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाया और दूसरे व्यक्ति को बुद्धिहीन बनाया। अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिजीवी वर्ग के अधीन काम करेगा और तभी ही राज्य का कल्याण होगा, और इसीलिए वो ये प्रकृति के अनुकूल है। उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। दास प्रथा इस दृष्टि से भी न्यायोचित है कि वह स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए भी लाभदायक है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि वे विवेक संपन्न व्यक्ति अपनी बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करें। गुणों का यह विकास तभी संभव है जबकि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो। वह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब दास वर्ग इस उच्च वर्ग के घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करे, और इस प्रकार दास प्रथा के बिना बुद्धिमान व्यक्ति अपने उच्चतम गुणों का विकास नहीं कर सकता। अरस्तु एक स्थान पर लिखते हैं, जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दासों के स्वामी के उत्तम जीवन और बौद्धिक गुणों के विकास संभव नहीं हो सकता। इस तरह से दास प्रथा के बारे में वो कहता है कि यह
एक तरह से संपूर्ण समाज के लिए और संपूर्ण वर्ग के लिए आवश्यक है। वह कहता है कि बुद्धिजीवी वर्ग को पर्याप्त अवकाश की आवश्यकता है और वह अवकाश उसे तभी प्राप्त हो सकता है जब वो अपने राज्य संबंधी कार्य करे, और राज्य संबंधी कार्य तभी कर सकता है जब उसके दास हो और वो दास उसके घरेलू कार्य करे। नेक्स्ट है, वो कहता है दास के औचित्य पूर्ण को बताने के लिए वो कहता है दासता नैतिक भी है। अरस्तु स्वयं कहता है कि दास नैतिक रूप से भी, दास प्रथा नैतिकता के रूप से भी उचित है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरना इस दृष्टि से भी नैतिक भी है कि वह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होते हैं, किंतु बुद्धिमान वर्ग के व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसे विवेक और गुण की आवश्यक अंश प्राप्त हो जाता है। स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने से उनका नैतिक उत्थान, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अरस्तु कहता है कि दास व्यक्ति स्वामी के साथ में रहने से उनमें धीरे धीरे विवेक का विकास होता है और उनका नैतिक उत्थान होता है, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्नति बढ़ती है। नेक्स्ट वो कहता है फोर्थ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का अंग। अरस्तु ने एक और कारण से भी दासता को न्यायपूर्ण कहा। उसके समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी। वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था, जो सारी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार कर न केवल नगर राज्यों को शक्ति संतुलन बिगाड़ने का डर था, वरना उसके राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त होने की आशंका था। अतः अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। इस आधार पर अरस्तु ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि दासता न केवल आवश्यक है वरना संपूर्ण समाज के लिए अनिवार्य भी है। वो कहता है कि दास प्रथा का समर्थन निम्न शर्तों के आधार पर करता है कि दास किस तरह से होने चाहिए, कौन होंगे दास, किस प्रकार के रहेंगे, इसके बारे में वो शर्तें लगा देता है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक कानूनी दास। प्राकृतिक दास वे होते हैं जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ था, जो मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन है, जबकि कानूनी दास वो होते हैं जिसे युद्ध में पराजित किया जाता था। कानूनी दास को दास नहीं कहता, क्योंकि वे युद्ध सदैव न्याय संगत नहीं होते, विजय अनैतिक भी हो सकती है। अतः अरस्तु का विचार है कि युद्धबंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे विजेताओं की अपेक्षा बुद्धि में हीन हो। अरस्तु कहता है कि दास दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कानूनी। प्राकृतिक जो प्रकृति से ही दास है, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ है और बौद्धिक रूप से कमजोर है। दूसरे दास वो होते हैं कानूनी, जो किसी राज्य को जीतकर वहाँ से जो जनता होती है उनको दास बनाया जाए। वो कहता है कि वो दास नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमेशा युद्ध न्याय के आधार पर ही नहीं लड़ा जाता, हमेशा युद्ध न्यायोचित ढंग से भी नहीं लड़ा जाता, उसमें अनैतिकता होती है, इसलिए उन्होंने इस दास का विरोध किया। दूसरा है दासों का अच्छी तरह लालन पालन करना दासों और स्वामी दोनों के लिए हितकारी, इसलिए उनका विचार है कि दासों के प्रति स्वामी वर्ग के व्यक्तियों का व्यवहार सहृदयपूर्ण होना चाहिए। उसने यहाँ तक कहा है कि जो स्वामी दासों के प्रति अच्छा व्यवहार न करे उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर का है सभी दासों को मुक्ति के अवसर और आशा प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात जैसे दास स्वामी के साथ में रहते हैं तो धीरे धीरे अगर वो बुद्धिजीवी हो जाए, धीरे धीरे उसमें यानी कि विवेक आ जाए, वो यानी कि दास के योग्य नहीं रहे, तो उनको दासों से मुक्त कर देना चाहिए। फोर्थ नंबर है यूनानी निवासी सार्वत्रिक बुद्धिमानी होने के कारण कभी भी दास नहीं हो सकते। उनकी एक पूर्व ग्रह से ग्रसित थे अरस्तु। वो कहता था यूनानी व्यक्ति हमेशा बुद्धिजीवी होते हैं, उन व्यक्तियों को कभी दास नहीं बनाया जा सकता। उनका ये दृष्टिकोण है।
5 नंबर का अरस्तु कहता है दासता जन्म मूलक नहीं होती, वरना ये गुणों के आधार पर। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि दास का बेटा दास हो, यदि उसमें विवेक शक्ति है तो वह दास नहीं है। दास प्रथा का गुणमूलक मानकर उसने उसकी उग्रता और कठोरता को कम कर दिया, परंतु साथ ही ये मानता है गुणों के आधार पर दास अदास में भेद करना कठिन है। इस प्रकार अरस्तु ये कहता है कि दास प्राकृतिक और कानूनी 2 प्रकार के होते हैं। यूनानी व्यक्ति दास कभी नहीं बन सकते। दासता जन्म मूलक नहीं होती बल्कि कर्म मूलक है। दास का व्यक्ति के बुद्धिजीवी, दास का बेटा अगर बुद्धिजीवी है तो वह दासता से मुक्त हो सकता है। अब निम्न आधार पर जो इन्होंने इसके औचित्यतापूर्ण दी, इसकी शर्त दी, उसके आधार पर हम दास प्रथा की आलोचना भी कर सकते हैं। अरस्तु कहता है कि दासता समाज, राज्य, खुद स्वयं के लिए भी अनिवार्य है। इनकी इस आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। पहले मानव समूह का विभाजन असंभव, उसके द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का औचित्य पूर्ण रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग और बुद्धिहीन वर्ग में विभाजित किया जाता है, किंतु मानव समूह को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करना और किसी व्यक्ति और समूह के संबंध में यह कहना कि ये गुण योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, संभव नहीं है। पहला ये कहता है मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है। दूसरा क्या, विभाजन का कोई मानदंड नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जो शारीरिक रूप से बलशाली होगा और जो बौद्धिक रूप से कम बुद्धिजीवी होगा, शारीरिक रूप से बलशाली होगा वो तो बनेगा दास, और जो बौद्धिक रूप से सशक्त होगा वो स्वामी बनेगा। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं और बौद्धिक रूप से भी बलशाली होते हैं, तो इसका कोई निश्चित निर्धारण उन्होंने नहीं किया, और जो किया है वो सर्वमान्य नहीं। अर्थव्यवस्था और उपद्रव का कारण, अरस्तु समाज को स्वामी और दास इस प्रकार 2 वर्गों में विभाजित करता। समाज को इस प्रकार 2 वर्गों में विभाजित करने का परिणाम अव्यवस्था और उपद्रव ही हो सकता है। रोल्स ने कहा कि अरस्तु में जो स्तुति नहीं थी वह उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी में 2 भाग बांट डालना था। इसी प्रकार अरस्तु के दास प्रथा की एक और आलोचना कर सके। स्वतंत्रता और समानता की धारणा के विरुद्ध है। अरस्तु द्वारा दिया गया ये दास प्रथा का समर्थन स्वतंत्रता समानता की वर्तमान धारणाओं के नितांत विरुद्ध है। यह विचार मानव समाज की एकता की धारणा के प्रतिकूल है। दूसरा, उनमें एक जाति अहंकार है। वो कहता है कि यूनानी कभी दास नहीं बन सकते, जो कि एकदम उनकी पूर्व ग्रह से ग्रसित था। उन्होंने दूसरा कहा कि एक और आलोचना की जा सकती है, उनके जो विचार है वो विरोधाभास है। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों को हम विरोधाभास भी मान सकते हैं। अरस्तु का कथन है कि दास शारीरिक दृष्टि से विकसित लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य और ज्ञान शून्य होते हैं, परंतु उसके साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है दास अपने स्वामी के संपर्क में आने पर अपना पूर्ण विकास कर स्वतंत्र हो सकता है। यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि प्रकृति से ही विवेक शून्य है, वह इतने सहज रूप से विकास कैसे कर लेता। यदि इस विवेक शून्य व्यक्ति के लिए विकास करना इतना ही सरल है तो फिर उसे दास बनाने की आवश्यकता ही क्यों। इन्हें श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में किसी अन्य व्यक्ति के रूप में भी प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार अरस्तु ने अपने दास प्रथा के बारे में जो सामाजिक व्यवस्था का रूप है उसमें दास प्रथा का पूर्ण रूप से समर्थन किया, लेकिन उन्होंने जो दास प्रथा का समर्थन किया है वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार ठीक था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था में, संपूर्ण यूनान में दास प्रथा का प्रचलन था। इसलिए उन्होंने दास को प्राकृतिक बताया। प्रकृति के अनुसार दास को होना आवश्यक है। दासों के हित में दास प्रथा सही है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए दास प्रथा ठीक है और शासक और शासित दोनों वर्गों के लिए ही दास प्रथा ठीक है। लेकिन उनकी जहाँ तक शर्तें लगाई थी तो उन्होंने कहा था कि दास केवल यूनानी नहीं बन सकते। दास उन्होंने कहा कि जन्मजात नहीं होते। एक महत्वपूर्ण जो वर्तमान में
भी प्रासंगिक है, जाति व्यवस्था से संबंधित है कि जाति एक वर्ग विशेष का जो कार्य होता है वो जन्मजात नहीं होता। अगर व्यक्ति की कुशलता और योग्यता के आधार पर उसमें अपने कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य भी कर सकता है। इसलिए वो दास प्रथा में एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है कि इसमें नागरिकों को वहाँ के जन्मजात न होकर कार्य का आधार पर दास बनाए जा सकते थे। जय हिंद, जय भारत।